हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के तहत इस महामैराथन क्लास में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, वो आप देखना चाहें तो लिंक आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, यानी भारतीय संविधान पार्ट 1 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उत्तर क्या यहाँ पर जो विकल्प हैं हमारे हो जाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, कृषि योजना 1942 के अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। कौन सा विकल्प सही होगा ये आप बताएंगे। इन प्रश्नों को हल करने से आपकी जो तैयारी है का स्तर है और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो लेवल है यहाँ पर आप पता कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण क्लास अपलोड की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना आपकी मर्ज़ी पर है। चाहे तो लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, या फिर आपकी मर्ज़ी है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यहाँ पर हमारे विकल्प हो जाएंगे 25वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 55वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आप इस प्रश्न को चाहे तो आईएमपी में लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। यानी जो भी प्रश्न इस वीडियो में 25 प्रश्न मैं बता रहा हूँ, सबके सब प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप एक बार या 2 बार जो भी आप देखना चाहें, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर न्यायपालिका को? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। और अगर आपके विकल्प में सर्वोच्च न्यायालय दिया है तो आप सर्वोच्च न्यायालय को टिक करेंगे। यहाँ पर न्यायपालिका विकल्प में दिया गया था और न्यायपालिका ही सही माना गया है, और यही प्रश्न पूछा गया था जो भी परीक्षा हुई थी। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? विकल्प हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। यानी भारतीय संविधान का जो 44वां संशोधन था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या है? यहाँ पर आपके विकल्प हैं वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और नैतिक अधिकार, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा वैधानिक अधिकार। यानी वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी यहाँ पर आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न जब आप परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पर ध्यान से आप प्रश्नों को पढ़ा करें, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर प्रश्न था गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर दूसरा होता, और यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो यहाँ पर उत्तर दूसरा होगा। इसलिए आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। और यहाँ पर विकल्प हो जाएंगे हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और संवैधानिक निराकरण करने का अधिकार। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? संवैधानिक निराकरण करने का अधिकार, यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार उपलब्ध है गैर नागरिकों को भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा? विकल्प है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 31। सही विकल्प क्या होगा आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अनुच्छेद जो 19 है प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। आगे देख लेते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तर होगा अनुच्छेद 17। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्राप्त नहीं है पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही विकल्प क्या होगा आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर रूस से? तो जो हमारा सही उत्तर है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में या फिर 24 भागों में, और अंतिम विकल्प है 25 भागों में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएंगे पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी हमारे विकल्प हैं, और हमारा जो उत्तर हो जाएगा पहली। क्या हो जाएगा? जो पहली सूची है ये एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आप देख लेंगे ध्यानपूर्वक, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। उत्तर क्या होगा? 10वीं अनुसूची, यानी भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। विकल्प हैं पंचायती राज से, नगरपालिका से, भ्रष्टाचार निवारण से, केंद्र राज्य संबंध से, और हमारा जो सही उत्तर है ये हो जाएगा पंचायती राज से। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
उत्तर क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प है 20, 25, 30 और मैंने अभी उत्तर बता दिया है आपको। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 20। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, विकल्प है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 23। कौन सा विकल्प सही होगा? अनुच्छेद 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो यहाँ पर आपके विकल्प क्या हो जाएंगे? 24वें, 38वें, 44वें या फिर 42वें। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वर सिन्हा या फिर मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं और सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 को, 1952 में, 1950 को या फिर 1954 में। हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पर विकल्प हो जाएंगे परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत या फिर मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रीट अधिकारिता के अंतर्गत। चारों विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प का आप चयन करेंगे और उत्तर देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। हमारा सही अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू या फिर सरला ग्रेवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? 16, 17, 18 या फिर 20। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 18 है। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में अक्टूबर 1995 में पंचायत राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, पंचायती राज विषय है तो कहाँ पर है? समवर्ती सूची में है, केंद्र की सूची पर है या फिर राज्य की सूची पर है, या चौथा विकल्प है शेषाधिकारों की सूची पर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है ये हो जाएगा राज्य की सूची पर। पंचायती राज का जो विषय है ये राज्य की सूची का विषय है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतीय संविधान से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है इस समय, और परीक्षा से पहले आपका प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। इससे आपको बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करता हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और शेयर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी पर है, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं सबके साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।